चंद्रमुखी की कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राजाओं का शासन था और इंसानों के दिलों में अभी भी भावनाएं जिंदा थीं। पूरब की दिशा में पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था एक सुंदर राज्य सौम्यपुर। यह राज्य अपने सोने चांदी के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन उस रात, सौम्यपुर की रात कुछ अलग थी। आकाश में बादल छाए थे, हवा रुकी हुई थी और पूरा राज्य किसी अनकही प्रतीक्षा में था। महल के भीतर रानी प्रसव पीड़ा में थीं। दिए कांप रहे थे, सेविकाओं की आंखों में डर था। और तभी धीरे से एक तेज रोशनी फैल गई। बादल हट गए और आकाश में पूरा चांद निकल आया। उसी पल एक नवजात शिशु का रोना गूंजा। जैसे ही बच्ची ने पहली सांस ली, महल के सभी दीप अपने आप जल उठे। राजा अवाक रह गए। राजा ज्योतिष को बुलाया गया। उन्होंने कुंडली देखी, बार बार देखी, फिर सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह कन्या साधारण नहीं है। यह जहां जाएगी वहां उजाला फैलेगा। इसका नाम होगा चंद्रमुखी। रानी ने बच्ची को सीने से लगाया। राजा की आंखों में वर्षों बाद संतोष था। लेकिन दरबार के एक कोने में एक जोड़ी आंखें यह सब देख रही थीं। वो आंखें खुश नहीं थीं, वो आंखें जल रही थीं। बचपन। चंद्रमुखी जैसे जैसे बड़ी हुई, वैसे वैसे उसका स्वभाव अलग दिखने लगा। जहां दूसरे बच्चे खेलते, वह चुपचाप बैठकर लोगों को देखती। उसे समझ आ जाता था कौन हंस रहा है और कौन सिर्फ मुस्कुरा रहा है। एक दिन महल के बाहर उसने एक घायल चिड़िया देखी। सेवक बोले, छोड़ दीजिए, राजकुमारी मर जाएगी। लेकिन चंद्रमुखी ने अपने नन्हे हाथों से उस चिड़िया को उठाया और बहुत धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूं। कई दिनों तक वह रोज उसे दाना देती रही और एक सुबह वह चिड़िया उड़ गई। लोगों ने कहा, राजकुमारी के हाथों में करुणा है। पहली चेतावनी। पर हर उजाले के साथ परछाई भी चलती है। मंत्री विक्रांत यह सब चुपचाप देख रहा था। वह मन ही मन बोला, अगर यह लड़की बड़ी हुई तो मेरी चालें खत्म हो जाएंगी। यहीं से एक लंबी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, दिल और सत्ता की। चंद्रमुखी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उम्र के साथ उसका चेहरा और स्वभाव दोनों निखरते गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह लोगों की बातें सुने बिना भी समझ लेती हो। महल के सेवक, सिपाही, यहाँ तक कि दरबार के बड़े अधिकारी भी उससे बात करते समय सहज महसूस करते थे। राजा ने उसे शास्त्रों की शिक्षा दिलवाई। राजनीति, न्याय और इतिहास के पाठ पढ़ाए गए। रानी ने उसे धैर्य और करुणा का अर्थ समझाया। चंद्रमुखी हर बात ध्यान से सुनती, पर सवाल भी करती। वह किसी बात को आंख बंद करके मानने वालों में से नहीं थी। जब वह महल के बाहर जाती तो गरीबों से बात करती, किसी के दुख को देखकर रुक जाती, किसी की परेशानी सुनकर समाधान ढूंढने की कोशिश करती। यही कारण था कि जनता के दिल में उसके लिए सम्मान बढ़ने लगा। लेकिन यही बात मंत्री विक्रांत को बेचैन करने लगी। उसे लगने लगा कि लोग राजा से ज्यादा चंद्रमुखी की बात सुनने लगे हैं। उसे डर था कि भविष्य में सत्ता उसके हाथों से निकल सकती है। विक्रांत ने धीरे धीरे राजा के कान भरने शुरू किए। वह कहता, महाराज, राजकुमारी का जनता में ज्यादा घुलना मिलना उचित नहीं। लोग भावनाओं में बह जाते हैं।
राज भावना से नहीं, कठोर निर्णयों से चलता है। राजा कुछ नहीं बोलते, पर मन में संदेह के बीज पड़ने लगे। इसी बीच पड़ोसी राज्य अंधारगढ़ से तनाव बढ़ने लगा। सीमाओं पर हलचल होने लगी। दरबार में चर्चा हुई कि अब राज्य को सख्त फैसलों की जरूरत है। एक दिन दरबार में चंद्रमुखी ने भी अपनी बात रखी। उसने शांत स्वर में कहा, शांति तलवार से नहीं आती। अगर हम जनता का भरोसा जीत लें तो दुश्मन अपने आप कमजोर पड़ जाता है। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग उसकी बात से सहमत थे, कुछ ने इसे अनुभवहीनता कहा। विक्रांत ने इसी बात को हथियार बना लिया। उसने राजा से कहा कि चंद्रमुखी अभी राजनीति को नहीं समझती। उस दिन पहली बार चंद्रमुखी ने महसूस किया कि सत्य बोलना ही काफी नहीं होता, उसे स्वीकार करवाना भी पड़ता है। रात को वह महल की छत पर खड़ी चांद को देखती रही। उसे लगा जैसे आने वाले समय में उसका रास्ता आसान नहीं होने वाला। उसे यह भी समझ आ गया कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, महल के भीतर ही होने वाली है। और वहीं से उसकी जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी। वनवास का आरंभ। समय बीतता गया, लेकिन महल का माहौल बदलने लगा। पहले जहां चंद्रमुखी की बातें सुनी जाती थीं, अब वहां चुप्पी रहने लगी। राजा निर्णय लेने लगे थे, पर उनके फैसलों में पहले जैसी दृढ़ता नहीं रही। मंत्री विक्रांत की सलाह अब हर जगह दिखाई देने लगी। एक सुबह दरबार में घोषणा हुई कि राज्य की शांति के लिए चंद्रमुखी को कुछ समय तक राजकार्य से दूर रहना होगा। शब्द नरम थे, लेकिन अर्थ कठोर। यह निर्णय सुनते ही रानी की आंखें भर आईं। राजा ने नजरें झुका लीं। चंद्रमुखी ने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और कहा कि वह इस निर्णय को स्वीकार करती है। उसके स्वर में न क्रोध था, न भय, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। उसे महल से दूर पहाड़ों के बीच बसे चंद्रवन में भेज दिया गया। वहां न महल था, न सेवक, न वैभव, केवल जंगल, मिट्टी की खुशबू और सन्नाटा। पहली रात उसके लिए बहुत कठिन थी। ठंडी हवा, अनजानी आवाजें और अकेलापन। उसने पहली बार महसूस किया कि सुरक्षा का मतलब केवल दीवारें नहीं होती। उस रात उसे नींद नहीं आई। दिन निकलने पर उसने आसपास के लोगों को देखा। वनवासी कठिन जीवन जी रहे थे। किसी के पास भोजन कम था, किसी के पास दवा नहीं। बच्चे कम उम्र में ही जिम्मेदार बन चुके थे। चंद्रमुखी ने उनकी मदद करना शुरू किया। वह उनके दुख सुनती, उनके साथ बैठती। धीरे धीरे लोग उसे राजकुमारी नहीं, अपने बीच की एक स्त्री समझने लगे। एक वृद्ध साधु ने उससे कहा कि जो व्यक्ति दुख को नजदीक से देख लेता है, वही न्याय करना सीखता है। यह बात चंद्रमुखी के मन में गहराई तक उतर गई। दिन बीतते गए। कठिनाइयों ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि मजबूत बनाया। अब उसकी आंखों में अनुभव झलकने लगा था। वह समझ चुकी थी कि जीवन केवल महल में नहीं बसता। असली राज्य लोगों के दिलों में होता है। उसी वन में, उसी सन्नाटे में चंद्रमुखी एक नई चंद्रमुखी बन रही थी। नया रिश्ता, नई परीक्षा। चंद्रवन में रहते रहते चंद्रमुखी का जीवन एक नई लय में ढलने लगा। अब वह जंगल के रास्तों को पहचानने लगी थी, मौसम की करवट समझने लगी थी और लोगों की आंखों में छुपे डर को पढ़ना भी सीख गई थी। उसके भीतर का अकेलापन धीरे धीरे जिम्मेदारी में बदल रहा था। इसी वन क्षेत्र के पास एक छोटा सा आश्रम था, जहां कुछ लोग यात्रियों और वनवासियों की सहायता करते थे। वहीं उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। उसका नाम आर्यन था। वह शांत स्वभाव का, मजबूत कदकाठी वाला और कम बोलने वाला था। वह लोगों की मदद शब्दों से नहीं, कर्म से करता था। पहली मुलाकात साधारण थी।
दोनों ने मिलकर एक बीमार बच्चे को पानी पिलाया और औषधि पहुंचाई। न कोई परिचय, न कोई प्रश्न, बस काम और संवेदना। दिन बीतते गए और मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी औषधि खोजते हुए, कभी बच्चों को पढ़ाते हुए दोनों साथ काम करने लगे। चंद्रमुखी ने देखा कि आर्यन किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, लेकिन अन्याय देखकर चुप भी नहीं रहता। धीरे धीरे उनके बीच विश्वास पनपने लगा। यह विश्वास किसी वचन पर नहीं, अनुभव पर टिका था। चंद्रमुखी को पहली बार लगा कि कोई उसे राजकुमारी के रूप में नहीं, एक साधारण इंसान की तरह देख रहा है। एक दिन बातचीत में आर्यन ने अपने अतीत की बात बताई। उसने कहा कि वह पहले अंधारगढ़ की सेना से जुड़ा था, लेकिन जब उसे गलत काम करने को कहा गया तो उसने वह रास्ता छोड़ दिया। यह सुनकर चंद्रमुखी का मन असमंजस में पड़ गया। वह जानती थी कि इंसान बदल सकता है, लेकिन राजनीति अतीत को कभी नहीं छोड़ती। उसके भीतर सवाल उठने लगे, क्या विश्वास करना सही होगा या सावधान रहना? इसी बीच वन में संकट आया। कुछ लुटेरे आसपास के गांवों को डराने लगे। लोग घबरा गए। उसी समय आर्यन आगे बढ़ा और बिना किसी स्वार्थ के सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चंद्रमुखी ने भी लोगों को संगठित किया और व्यवस्था संभाली। संकट टल गया, लेकिन एक सच्चाई सामने आ चुकी थी। आर्यन केवल बातें नहीं करता था, वह कठिन समय में भी साथ खड़ा रहता था। चंद्रमुखी ने अपने मन से कहा कि विश्वास आंख मूंदकर नहीं किया जाता, पर डर के कारण उसे नकारा भी नहीं जाता। वन की उस शांत रात में चंद्रमुखी को लगा कि उसके जीवन में कुछ बदल रहा है। यह बदलाव न केवल रिश्तों का था, बल्कि उसके सोचने के तरीके का भी। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यही रिश्ता आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। विश्वासघात की आहट। चंद्रवन में शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। जैसे जैसे चंद्रमुखी लोगों के बीच सम्मान पाने लगी, वैसे वैसे महल में बैठे कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। मंत्री विक्रांत को वन की हर खबर मिल रही थी। उसे समझ आ गया था कि चंद्रमुखी अब पहले जैसी नहीं रही। विक्रांत ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने कुछ लोगों को अंधारगढ़ से जोड़कर झूठी कहानियां फैलवाई। कहा जाने लगा कि वन में होने वाली हर गतिविधि की जानकारी बाहर पहुंच रही है। धीरे धीरे शक का तीर एक ही दिशा में घूमने लगा, आर्यन की ओर। एक दिन अचानक खबर आई कि अंधारगढ़ के कुछ सिपाही जंगल के पास देखे गए हैं। उसी रात आर्यन किसी काम से वन से बाहर गया हुआ था। यह संयोग नहीं था, लेकिन लोगों को यही संयोग सबसे बड़ा सबूत लगने लगा। चंद्रमुखी के पास भी कुछ कागज लाए गए। उन पर मुहरें थीं, लिखावट थी और शब्द ऐसे थे जो विश्वास को डगमगाने के लिए काफी थे। कहा गया कि आर्यन ने वन की जानकारी दुश्मन तक पहुंचाई है। चंद्रमुखी ने उन कागजों को कई बार देखा। उसका मन मानने को तैयार नहीं था, लेकिन प्रश्न उठने लगे थे। उसे पहली बार लगा कि विश्वास और विवेक के बीच संतुलन कितना कठिन होता है। उसी समय आर्यन लौट आया। वह थका हुआ था और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसने बताया कि वह पास के गांव के बच्चों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने गया था, लेकिन तब तक माहौल बदल चुका था। लोगों की आंखों में डर था और डर तर्क नहीं सुनता। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। फुसफुसाहटें आरोप में बदल गईं। चंद्रमुखी ने सबके सामने कोई निर्णय नहीं सुनाया। उसने केवल इतना कहा कि सत्य सामने आएगा। लेकिन उसने आर्यन से दूरी बना ली। यह दूरी सजा नहीं थी, बल्कि स्वयं के मन को समझने की कोशिश थी। आर्यन ने कोई सफाई नहीं दी। उसने चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लिया,
जैसे वह जानता हो कि शब्द अब बेकार हो चुके हैं। उसी रात वह वन छोड़कर चला गया। जाते समय उसने किसी को दोष नहीं दिया। अगली सुबह जब चंद्रमुखी को उसके जाने का पता चला तो उसका हृदय भारी हो गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ टूट गया है। यह केवल एक रिश्ता नहीं था, बल्कि उसका विश्वास भी दरक गया था। वन में फिर से डर का साया फैलने लगा। लोग असमंजस में थे। कहानी का पार्ट 2 देखने और ऐसी ही प्यारी, दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें।